नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज आप सबों को जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आज की वीडियो में आप देखिएगा कि मेरिट लिस्ट 120 पर बनेगा या 150 पर, ये एक प्रश्न बना हुआ है। साथ में न्यायालय के द्वारा और प्राधिकार के द्वारा जो रोक लगाया गया है कि वे लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, तो एनआईयूएस और बीएड वालों के बारे में क्लियर कट मैसेज क्यों नहीं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, सामान्यीकरण क्या है, इस विषय पर भी इस वीडियो में देखेंगे। और देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कहां कहां क्या क्या गलती नहीं करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे अधिक अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए ताकि उन सबों को ये सब पता चले। और आप सबों को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। चलिए यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है 34/2024। और मैं आपको बता दूं कि जो आपने गाइडलाइन पढ़ा था वही सारी बातें हैं। हाँ, कुछ बदलाव है। बदलाव यह है कि जो कहा गया था कि आप प्रति हस्ताक्षरित करके जो लाइएगा, क्या लाइएगा, एडमिट कार्ड, उसे आपको डाउनलोड करना, अपलोड करना होगा। जो अब कहा जा रहा है कि नहीं, डीपीओ साहब आपके अपलोड करेंगे। ये एक बदलाव किया गया है। साथ में जो डेट निर्धारित किया गया था कि इतना से इतना तक ही अपलोड कर देना है, वो डेट इसमें नहीं है। अर्थात फरवरी के अंतिम समय वो तो डीपीओ साहब ही अपलोड करेंगे, उनका काम है। हाँ, एडमिट कार्ड जारी करने की जहां तक की तिथि की सवाल है तो कहा गया था कि 6 तारीख से ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जो अब बिल्कुल इस नोटिफिकेशन में नहीं है। और कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसमें मैं बातचीत करूंगा। तो जानिए कि फी 1100 रुपया जो था वही रखा गया है। आप सभी जानते हैं 1 फरवरी से 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डेट था डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड का और फिर अपलोड करने का, ये डेट अब नहीं है। ये अपलोड कौन करेंगे? जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो हाँ, डीपीओ के पास ले जाना है, वही प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। लेकिन क्या क्या देख के प्रति हस्ताक्षरित करेंगे? तो आपका आधार कार्ड, नियुक्ति पत्र और फोटो से मिलान करके और तब डीपीओ साहब अपलोड करेंगे और प्रति हस्ताक्षरित आपके एडमिट कार्ड का कर देंगे। वही लेकर के हम एग्जाम में जाएंगे परीक्षा देने के लिए। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि भाग 3 है ही लैंग्वेज, जीएस और जनरल सब्जेक्ट जो आपका है वही, यानी भाषा और सामान्य अध्ययन और आपका जो विषय है वो देना है। अर्थात आपको परीक्षा 30, 40 और 80 की देनी है। ये टोटल मिलकर के 150 हो ही गया। 2.5 घंटे का समय दिया गया है। विद्यालय आवंटन के लिए 3 जिला का विकल्प दिया गया है, जो ऑलरेडी आपको गाइडलाइन में मिला था। साथ में बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म में गलती न करें। कहा गया है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, सुधार के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, कोई भी गलती नहीं करें। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज लिखी गई है एक चीज, कि अगर आप अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण विवरण या गलत विवरण देते हैं तो सोचिए कि अगर आपका परीक्षा फल भी जारी कर दिया गया है तो आवेदन में अगर परीक्षा से लेकर के, आवेदन करने से लेकर के परीक्षा देने तक, परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि तक और आपको यहां तक कि परीक्षा का परिणाम जो आपको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र निर्गत के समय तक अगर मिल गया भी प्रमाण पत्र, तब भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा अगर आप गलत विवरण देते हैं तो। जैसे कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नियुक्ति पत्र। कुछ हमारे महोदय सोच रहे हैं कि हम 6 to 8 में है, हाई स्कूल में है, 10+2 में है, लेकिन बहाली उनकी हुई है 1 to 5 में, पंचायत स्तर पर बहाली हुई है। भले वे मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो अगर वे गलत विवरण देंगे तो यही देखिए, चूंकि उसमें नियुक्ति पत्र तो जाएगा आपका, उसमें तो पंचायत शिक्षक लिखा हुआ है 1 to 5 वाला। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको सोच समझ करके भरना, ये गलती हमको नहीं करनी है। आपके पास भले ही क्वालिफिकेशन क्यों नहीं, आपको एमए बीएड हो अलग बात है, हाई स्कूल 10+2 के लिए क्वालिफिकेशन हो, लेकिन जो नियुक्ति पत्र में आपका है वही चीज फॉर्म में आप डालिएगा। आगे ऑनलाइन फॉर्म में गलती के सुधार नहीं होगा, स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये बात मैं बता ही दिया। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले पोर्टल पर प्रपत्र का प्रारूप यानी फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। घर पे बैठ करके आराम से पहले सारे डिटेल्स को भर लीजिए, तब साइबर कैफे के पास जाइए। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और स्कैनर है तो आप अपने से सेल्फ भी भर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। अब बात आती है कि आवेदन पर हस्ताक्षर और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
कैपिटल में नहीं करें, बड़े बड़े लेटर में नहीं करना है आपको, स्मॉल लेटर या जो रनिंग लेटर जो होता है, रनिंग जो सिग्नेचर आपका होता है, एज फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसे करता हूं तो ऐसे सिग्नेचर आपको करने होंगे। आप अपना सिग्नेचर देख लीजिएगा। दूसरी चीज की एडमिट कार्ड कहा गया कि फरवरी के 3rd वीक में जारी होगी। और एक और चीज है कि पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है कि TRE 1 और TRE 2 के तरह पाठ्यक्रम रहेगा, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं बताया गया है कि 120 पर होगा या 150 पे। बहुत सारे हमारे मित्र परेशान हैं, मुझे फोन करके भी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब पाठ्यक्रम TRE 1 TRE 2 है तो मेरिट लिस्ट भी TRE 1 और TRE 2 के हिसाब से जारी किया जाना चाहिए। कारण कि 120 नंबर और 150 नंबर जो है का क्वेश्चन होगा तो 30 नंबर आपका लैंग्वेज पेपर है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए जब TRE 1 और TRE 2 ने जितना संशोधन करना था, आप जानते हैं कि TRE 1 में कितना संशोधन बीपीएससी ने किया, ये जग जाहिर है। तो ठीक उसी प्रकार क्या ये आपको BSc भी बहुत सारे संशोधन करेंगे, तो उनको बताना चाहिए कि हमारा जो मार्क्स है वह मेरिट लिस्ट 120 पर बनेगा या 150 पर, ताकि उसी हिसाब से हमारे जो टीचर है वो अपनी तैयारी कर सकें। अब मान लीजिए जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करके लैंग्वेज पेपर में TRE 2 में बहुत ज्यादा मार्क्स लाया था, अंत में कहा गया कि नहीं लैंग्वेज पेपर की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 to 5 में ही लैंग्वेज पेपर की जरूरत थी, मैंने उसमें, लेकिन 6 to 8 9 10 10 प्लस 2 के लैंग्वेज पेपर की बाध्यता हटा दी गई थी। तो ये क्लियर होना चाहिए। और जब पाठ्यक्रम TRE 1 TRE 2 है तो आपका मेरिट लिस्ट भी 120 पे ही बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आइए बात करते हैं कि जो फॉर्म फिलअप होगा उसके 3 चरण है। एक पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म आपका फिलअप होगा और उसमें आपका पेमेंट लगेगा। आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, मेरी बात सच हो रही है। मैंने कहा भी था कि मैट्रिक की ही सिर्फ चर्चा की गई थी पहले गाइडलाइन में, लेकिन अब आ गया है कि इंटर BA MA जो आपका जो क्वालिफिकेशन है सारे पर शैक्षणिक क्वालिफिकेशन लगेंगे। और जो भी प्रमाण पत्र है, चाहे डिसेबिलिटी का या जातीय आवासीय आय जो प्रमाण पत्र है, ये सारे प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। सीटेट DLED या BEd या दक्षता वाले तो देंगे ही, क्योंकि सीटेट 2011 के बाद है, उसके पहले दक्षता था तो दक्षता वाले भी देंगे। घबराने की जरूरत नहीं कि दक्षता नहीं है तो घबरा रहे हैं। अब हम इसमें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज कि 1 to 5 BEd न्यायालय की बात की गई है कि न्यायालय के अधीन, और न्यायालय के अधीन 2 तरह के हैं हमारे, प्राधिकार के अधीन 2 तरह की बातें हैं। प्राधिकार इंडिविजुअल है, सबका अलग अलग, कि कोई व्यक्ति का प्राधिकार में मैटर चल रहा है तो इंडिविजुअल है, उनको सक्षमता परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन न्यायालय में 2 तरह की बातें हैं। एक बातें हैं कि कोई इंडिविजुअल लड़ रहा है, किसी से कोई व्यक्ति लड़ रहा है न्यायालय में, तो ये 100% है कि उनको सक्षमता परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा जो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। लेकिन जो मास लेवल पर है वो है 1 to 5 वाले, कौन 1 to 5 वाले BEd और NIOS वाले जो छठे चरण के बहाल हैं। तो उनके साथ क्या होगा, स्पष्ट दिशा निर्देश इस पर निकलना चाहिए। एक ही लाइन में लिखने पर तो सभी लोग संशय के घेरे में आ जा रहे हैं, तो ये इस पर स्पष्ट एक आदेश निकलना चाहिए BSEB के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कि हमारे जो 1 to 5 के BEd शिक्षक है बहुत चिंतित है, परेशान है, क्या वे सक्षमता परीक्षा भरेंगे कि नहीं भरेंगे, या NIOS वाले जो छठे चरण के हुए सक्षमता परीक्षा भरेंगे या नहीं भरेंगे। अब बात है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन नाम सुनकर के आप घबराइए मत, प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत हो जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो सामान्यीकरण है इसमें 2 तरह की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ये आपके लिए निगेटिव मार्किंग की तरह बन सकता है, उसका सबब हो सकता है। अब एग्जांपल, ये मेरिट लिस्ट में आपको दिक्कत होगी निगेटिव जो मार्किंग की जो बात की जा रही है। तो मैं बता दूं कि मान लीजिए कि प्रथम पाली की परीक्षा जो लिया गया उसमें 100 नंबर, ये मान लीजिए 120 नंबर का क्वेश्चन, ये 100 है मान लेते हैं, 100 मानते हैं, और सेकंड पाली का भी 100 का अगर एग्जाम हुआ, हालांकि एग्जाम होने वाला है 120 और 150 का एग्जाम होने वाला है, और मेरिट लिस्ट मेरा मानना है कि 120 पे बनेगा। तो अगर 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, हो सकता है कि प्रथम पाली का जो परीक्षा के जो प्रश्न थे वे थोड़ा इजी थे, और द्वितीय पाली के परीक्षा में प्रश्न पत्र को सेटर ने थोड़ा भास्ट कर दिया, जिसके चलते हमारे जो अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम 80% तक ही गेन कर पाए। उस परिस्थिति में
तो चूंकि ये परीक्षा तो सिर्फ 2 पाली की ही बात नहीं है, एक दिन की ही बात नहीं है, ये लगातार चलने वाली परीक्षा होगी, अधिक दिनों तक होगी, है ना। तो जब अधिक दिनों तक ये परीक्षा होगी तो इसमें मैं आपको बता दूं कि उन सभी पेपर को देखा जाएगा कि लगभग एन एवरेज देखा जाएगा कि लगभग क्या कट ऑफ आ रहा है। अगर इतने भी कि लगभग सभी का अगर 80% आ रहा है तो 100 को भी हम 80 मान के चलेंगे। अगर मान लीजिए किसी दिन किसी का भारी क्वेश्चन यानी बहुत क्या कहते हैं कि उसको कठिन क्वेश्चन आ गया था तो उन्होंने 80 नंबर लाया है और कोई व्यक्ति इसमें 100 नंबर लाए हैं तो 100 को 80 के बराबर समझा जाएगा। तो 80 नंबर तो लाए हैं तो 100 को ये 80 के बराबर समझा जाएगा। तो ये तो घट रहे हैं महोदय जिनका क्वेश्चन पेपर इजी था, लेकिन ये बढ़ रहे हैं इनका क्वेश्चन पेपर हार्ड था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 70% किसी को आता है इजी वाले में और जिस दिन कठिन क्वेश्चन था उनको, तो इसका मतलब है कि 8 7 56, इसका 100 का 70 आया तो 80 का 8 7 56 नंबर, यानी दोनों इक्विवेलेंट है 70 और 56। उस परिस्थिति में 70 घट के 56 पे आ जाएंगे नहीं, और या तो 56 बढ़ के चले जाएंगे कहाँ पे 70 पे चले जाएंगे, उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, या तो ये घट के यहाँ आएंगे या तो ये बढ़ के वहां पे जाएंगे। ठीक वही बात है कि अगर यहाँ पे 100 में किसी को 32 आता है तो कठिन स्तर के कारण, क्वेश्चन की कठिनता के कारण यानी सामान्यीकरण के कारण वे 32 से 25 पर भी जा सकते हैं, और इसमें जो 25 लाए होंगे वे 25 से उनका प्रमोशन हो जाएगा, 32 नंबर जा सकते हैं। तो कहीं घाटा हो रहा है कहीं फायदा हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि सभी जो क्वेश्चन पेपर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। सबका सामान्यीकरण किया जाएगा तो इसको निगेटिव मार्किंग न लिया जाए, और मैक्सिमम घाटा जो है वो मैं बता दूं कि 10% ही बात हो सकती है, बाकी 80% 90% फायदे की बात होगी, मैक्सिमम 20% मान के चलिए, है ना। लेकिन इसका असर मेरिट लिस्ट पे आपको पढ़ना है क्योंकि नॉर्मलाइज यहाँ पे किया जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं डिमोशन होगा, किसी का प्रमोशन हो सकता है ना। तो इस पर विशेष अब भी जो चर्चा चल रही है वो तो सही बात है, आप लोगों के संशय जायज है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।